जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक नए शानदार वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में साथियों सब कुछ जानेंगे। इसके अलावा इससे बनने वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो साथियों, पिछली परीक्षाओं में आपके सीटेट के यहाँ से साथियों 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपके प्रत्येक शिफ्ट में बने थे। भरोसा ना हो तो आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, आप प्रीवियस ईयर देखकर ही समझ जाएंगे। तो साथियों, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं और यहीं से आपके 100% परीक्षा में सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा साथियों। कहाँ मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समझते हैं। शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। जो साथियों नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ये कहाँ की शिक्षा नीति है? भारत की है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ये डेट साथियों आप याद कर लीजिए, 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित की गई थी। ठीक है, 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। यानी कि इसके पहले, यानी कि 2020 के पहले शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी। इसको भी आप जानते रहिए। यानी कि 2020 से पहले नई शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी। ठीक है, इसके बाद यह जो है तीसरी जो नई शिक्षा नीति है ये जारी हुई है 2020 में। ये साथी 1986 की शिक्षा नीति दूसरी शिक्षा नीति थी। ठीक है, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, यानी कि जो साथियों नई शिक्षा नीति है ये साथियों के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये साथियों क्या अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इनकी अध्यक्षता वाली एक समिति बनी थी और उनकी रिपोर्ट पर साथियों ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ठीक है, तो जानते रहिएगा साथियों, के कस्तूरी रंगन नाम याद कर लीजिए। ये साथियों नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ये शब्द भी आप जानते रहिए। जिसके अंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि MHRD जो मंत्रालय हुआ करता था, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आप जानते रहिए कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, क्या क्या साथियों मुख्य उद्देश्य है? शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी और यहीं से साथियों आपके सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो प्यारा सा एक कमेंट करिएगा और ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह साथियों 1968, ठीक है, 1968 और 1986, ठीक है, के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि साथियों जो पहली शिक्षा नीति आई थी कब आई थी? 1968 में आई थी। स्वतंत्रता के बाद 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कैसे कि देखिए यहाँ पर 1900 के बाद क्या है? 68 है और पुनः ये चेंज होकर क्या बदल गया है? यही बदल गया। ठीक है, यानी कि 86 हो गया। देखिए यहाँ पर 86 है, यहाँ पर 68 है, यानी कि जो अंक है यहाँ पर परिवर्तित हो गए हैं। तो इस तरह से आप सन को थोड़ा याद रख सकते हैं। तो 68 में पहली, तो अगर प्रश्न आपका आता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी और 1986 में दूसरी आई थी शिक्षा नीति। इसके बाद जो 2020 में आई है ये साथियों तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। समझिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। ठीक है, यानी कि GDP का कितना प्रतिशत एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा? 6%। ठीक है, लगभग 6% हिस्सा GDP का साथियों शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर, ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा था 10+2 यानी कि कक्षा 8 के बाद 10 और 2 मतलब 12 इंटर करना, ठीक है, के मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो साथियों ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि 10+2 के स्थान पर क्या लाया गया है? 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लाया गया है, यानी कि 5+3+3+4। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार साथियों आपके
परीक्षा में छपेगा, बस ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। यानी कि 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है बच्चे की मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। मान लीजिए कोई बच्चा जो साथियों हिंदी वाले क्षेत्र से आता है तो उसको साथियों 1 से 5 तक की शिक्षा हिंदी में दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा साथियों पंजाबी बच्चा है और हिंदी वाले क्षेत्र में चला गया है, कहाँ पर, हिंदी वाले क्षेत्र में, तो बच्चे की जो मातृभाषा क्या है, पंजाबी भाषा है। और अगर बच्चा पंजाबी जानता है तो बच्चे की शिक्षा किस में दी जाएगी, पंजाबी में दी जाएगी कक्षा 5 तक। ऐसा प्रावधान साथियों एनईपी 2020 में किया गया है। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। जो साथियों 3 से 8 वर्ष के बच्चे होंगे उनकी शिक्षा को 2 समूह में बांट दिया गया है। चलिए समझते हैं। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी कि साथियों अगर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए साथियों प्री स्कूल, बाल वाटिका अथवा जो आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको साथियों कैसी शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा दी जाएगी, साथ में उनका देखभाल भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप साथियों ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है, कि जो साथियों 3 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनको कहाँ शिक्षा मिलेगी, बाल वाटिका, प्री स्कूल अथवा आंगनबाड़ी में कैसी शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण। ये सभी साथियों चीजें आपके ऑप्शन में छपेंगे, क्वेश्चन के देख लीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सीटेट में बेहतर नंबर पाने के लिए साथियों इन प्रश्नों को हल करना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं आपके लिए नई शिक्षा नीति से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, यानी कि क्या रिकमेंड्स करती है नई शिक्षा नीति। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है बहुभाषावाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक भाषावाद नहीं साथियों, सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है बहुभाषावाद का समर्थन करती है, यानी कि जो बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है उसको उसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। मान लीजिए कोई छात्र साथियों पंजाबी भाषा जानता है तो उसके लिए पंजाबी में शिक्षा दिया जाए। हिंदी वाले बच्चों के लिए 1 से 5 तक हिंदी में शिक्षा दिया जाए, ठीक है। उड़िया के लिए उड़िया भाषा में। इसी तरह से जो भी भाषा बच्चा जानता है उसे साथियों 1 से 5 तक शिक्षा जो है उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। यानी कि बहुभाषावाद का समर्थन सिफारिश करती है कौन, नई शिक्षा नीति 2020। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, क्या बदलाव है साथियों, ठीक है। पहला ऑप्शन है मानकीकरण से लचीलापन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, चौथा है बहुविषयकता से कठोरता। तो जहां पर कठोरता की बात आएगी तुरंत उसको तो पहले गलत काट दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम उत्तर चेक करते हैं तो आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, मानकीकरण से लचीलापन। मानकीकरण से लचीलापन यानी कि जो साथियों बच्चा जानता है उससे धीरे धीरे लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, यानी कि किस भाषा को साथियों प्रस्तावित करती है नई शिक्षा नीति पूरे देश में। तो साथियों हिंदी को नहीं, अंग्रेजी को नहीं, संस्कृत को नहीं, कोई भाषा नहीं साथियों, बच्चे की जो मातृभाषा है साथियों उसी को प्रस्तावित करती है। चाहे वह साथियों उड़िया हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, यानी कि बच्चे का जो क्षेत्रीय भाषा है जहां पर बच्चे ने जन्म लिया है उसी को साथियों टारगेट करती है कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी कि बच्चे की शिक्षा साथियों उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है साथियों, रटने की क्षमता का परीक्षण। बिल्कुल जहां पर रटने की बात आ जाएगी उसको ऑप्शन को तुरंत गलत काट देंगे। अगला है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, ठीक है। तो यहां पर भी याद रखने यानी कि रटने की ही बात एक तरह से कर रहा है, इसलिए भी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन अभी सही लग रहा है। चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसके बाद बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे।
अभी हमारी प्राथमिकता ऑप्शन सी पर है। और चौथा ऑप्शन है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। बच्चों की तुलना हम नहीं करेंगे साथियों, ठीक है, कि बच्चों को तुलना करके जो ज़्यादा तेज है उनको अलग बैठाएं, जो कम तेज है उनको अलग कक्षा में, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सभी बच्चों को साथियों सीखने की प्रक्रिया में आपको मदद करना है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? किस पर जोर देती है साथियों? पाठ्यचर्या का लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या का मानकीकरण, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। जहां पर रटने की बात आई मैंने कहा तुरंत उस ऑप्शन को गलत काटेंगे आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, और पाठ्य पुस्तक को भी ज़्यादा जो है महत्व नहीं देंगे, ठीक है। और जो साथियों बेस्ट ऑप्शन है वो पाठ्यचर्या का लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, यानी कि जो पाठ्यचर्या है वो लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं कठोर होना चाहिए कि बच्चों को जबरदस्ती साथियों सिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह साथियों किससे रिलेटेड होगा? जो बच्चे के अभिभावक को दिया जाएगा रिपोर्ट कार्ड, चलिए देखते हैं, ठीक है। मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित, ये नहीं होगा साथियों। मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, यह भी नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में, कभी भी किसी से तुलना करके रिपोर्ट नहीं सौंपना है, नहीं तो बच्चे का जो अभिभावक है साथियों उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होगी। तो जो ऑप्शन आपका डी लग रहा है, चलिए इसको देखते हैं। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे, यानी कि साथियों बच्चा कैसी प्रगति कर रहा है, उसकी कैसी विशेषता है, इन सभी को साथियों उसमें उसकी झलक दिखाई दे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, जो साथियों आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित छात्र हैं उनके पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के रूप में शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है, ठीक है। परीक्षाओं पर केंद्रित हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परीक्षा पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, संलग्न और संदर्भित हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। मानकीकृत और एकीकृत रूप भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो साथियों सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनका जो साथियों पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है वो साथियों संलग्न होना चाहिए सभी बच्चों के साथ है, और साथियों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, संदर्भित चीज़ें पढ़ाई जाएं, ठीक है, रटाई ना जाएं। तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो साथियों मूल्यांकन क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। मूल्यांकन हम साथियों बच्चे का करते हैं कि बच्चे में साथियों जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा सीख रहा है कि नहीं, उसमें क्या कमी है, क्या हमारे अंदर अभाव है, मतलब शिक्षक अपना भी साथियों मूल्यांकन करेगा, अपने भी दोष और कमी को ढूंढेगा और बच्चे की भी कमी को, यानी कि क्या अभाव है, क्या कमी है बच्चे के अंदर, क्या विशेषता है, क्या वह आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना ही मूल्यांकन है। तो चलिए इसी से मिलता जुलता ऑप्शन खोजेंगे हम, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए? तो साथियों ये मूल्यांकन का मतलब नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी व उनके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कभी भी सहपाठियों से तुलना नहीं कराएंगे। अगला ऑप्शन है विद्यार्थी के सीखने की कमियों, ये साथियों लिखा है कमियों व अभाव, ताकि उनकी सफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके, ठीक है, पृष्ठ मतलब पीछे की। तो साथियों जो विद्यार्थी के पीछे की असफलता की पहचान की जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए उसकी असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके, यानी कि बच्चा असफल क्यों हो रहा है कहीं किसी क्षेत्र में कोई क्वेश्चन हल करने में, उसके पृष्ठ यानी कि उसके पीछे के कारणों व कमियों की पहचान करना क्या है साथियों मूल्यांकन है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए अगला है विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, रटने की बात जहाँ पर आ जाएगी तुरंत ऑप्शन हम गलत काट देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी तरह के साथ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए ... और ... के समावेश को प्रस्तावित करता है। तो हम यहाँ पर जो है वाक्य को पूरा करेंगे। तो साथियों देखिए जो साथियों राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है वो साथियों आपका स्व आकलन और समूह कार्य, ठीक है, समूह कार्य व स्व आकलन पर साथियों काफ़ी जोर देता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क, ठीक है, और स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
परियोजना मानकीकृत परीक्षा की बात आई, काट देंगे। ठीक है, मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर मानदंड ये सब सभी गलत हो जाएंगे। समूह कार्य यानी कि बच्चा अगर ग्रुप में बच्चे अगर साथियों ग्रुप बनाकर सीखेंगे तो सबसे बेस्ट स्टडी साथियों ग्रुप वाला होता है। ठीक है, और स्व आकलन मतलब अपना आकलन खुद बच्चे करें कि हम साथियों कितना सीख रहे हैं कितना नहीं। तो ये साथियों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मुख्य रूप से रहने के कौशलों का परीक्षण। ठीक है, रहने के कौशलों का परीक्षण ये आपका गलत लग रहा है अभी। केवल जहां पर साथियों ऑप्शन में आ जाए तुरंत ही पहले तो ऑप्शन को गलत काट देंगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। चलिए अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम, देखिए क्या आ गया केवल, जहां पर साथियों केवल आ जाए और क्वेश्चन साथियों पॉजिटिव पूछा हो, क्वेश्चन में नहीं है ना पूछा हो, केवल पॉजिटिव हो तो केवल जहां पर आए साथियों उसको आपको गलत काट देना है। यहां पर भी केवल मिल गया, इसको भी गलत काट देंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पहले और दूसरे में से हमारा तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, पहले और तीसरे में से हमारा तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम ... होना चाहिए। अधिगम मतलब साथी होता है सीखना, लर्निंग। ठीक है, होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक होना चाहिए साथियों, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। ठीक है, जो साथियों अधिगम सीखना होना चाहिए वो साथियों प्रायोगिक होना चाहिए, यानी कि बच्चा साथियों खुद साथियों करके सीखे। ठीक है, यानी कि उनको प्रयोग के आधार पर सिखाया जाए, करके सिखाया जाए। ठीक है, करके बताया जाए, ऐसी आधारित होना चाहिए हमारी अधिगम शिक्षा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप ... से होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है योगात्मक रचनात्मक, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप साथियों योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। क्या? योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। यहाँ पर साथियों गलत है, यहाँ पर पहले आपका रचनात्मक होना चाहिए था, यहाँ पर योगात्मक तब। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए इंग्लिश में फॉर्मेटिव और ठीक है यहाँ पर ये वाला पहले है, तो ये ऑप्शन आपका भी नहीं, पहला ही ऑप्शन, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप साथियों किससे? योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए अधिगम रट कर याद रखना, रट कर आ गया ना तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन को भी छांट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया पहला सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा ... होना चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए साथियों? तो वेधन और अभ्यास पर आधारित। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी। तो जहां पर साथियों अन्वेषण की बात की जाए, खोज की बात की जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, और शिक्षक केंद्रित जहां पर आपका ऑप्शन रहे वो गलत काट दीजिए। ठीक है, परीक्षा के लिए सीखने की ओर मतलब केवल क्या बच्चा परीक्षा देने के लिए सीख रहा है? नहीं, तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पर शिक्षक केंद्रित आ गया तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। खोज की बात जहाँ पर की जाएगी डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खोज पर आधारित होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है, परीक्षा के लिए पढ़ना क्या साथियों? केवल एग्जाम के लिए बच्चा पढ़ रहा कि केवल कक्षा पास हो जाए चाहे उसको ज्ञान हो या ना हो? तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। स्मरण आधारित, ठीक है, तो आपका रोट लर्निंग यानी कि रटने की बात आ गया तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। वेधन और अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, तो आपका जो साथियों आ गया है ये भी ऑप्शन गलत। आपका सबसे बेस्ट होगा संप्रत्ययी समझ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, यानी कि जो साथियों कॉन्सेप्ट है किसी भी थ्योरी का, किसी भी बुक का, जो बच्चा सीख रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जो साथियों उसकी समझ बच्चे में होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति हो किस पर आधारित है? ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि संप्रत्ययी समझ पर आधारित है, कि यानी कि बच्चा संप्रत्यय को समझे, कारण को समझे टॉपिक के जो पढ़ रहा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? यानी कि साथियों जो पहले चल रहा था हमारी शिक्षा विधि में उसको साथियों बदलने की बात किसमें कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? तो चलिए समझते हैं। संरचनावादी, व्यवहारवादी, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ,
ठीक है, रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ, दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। यानी कि साथियों रोट लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर समझिएगा साथियों कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो साथियों रटने पर जो आधारित अधिगम था उसके बदलाव की बात कर रहा है। रटने पर आधारित अधिगम के उपागम को बदलकर किसमें करने की बात कर रहा है, अवधारणात्मक समझ की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि रोट लर्निंग से हमको कहां पर जाना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जाना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन को आप समझिएगा, यहां पर कह रहा है कि किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्री बदलाव की अनुशंसा करती है। यानी कि बदलाव पहले क्या था, हमको रटाया जाता था सीखने के लिए, लेकिन अब रटने की बात नहीं करता, अब अवधारणात्मक समझ की बात करता है। यानी कि रटने से हम कहाँ चले आए, कहाँ चलेंगे हम, रटने से हम अवधारणात्मक समझ पर चलेंगे अब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसका साथियों आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।